विज्ञान में खासकर जब हम धातुओं की बात करते हैं तो मतलब दिमाग में बड़ी स्पष्ट तस्वीर बनती है। बिल्कुल। ठोस चीजों की। हाँ, लोहे का एक भारी भरकम गर्डर या फिर चमकता हुआ सोने का बिस्किट जो कठोर है, ठोस है, जिसमें चमक है, बस वही धातु है। नियम बिल्कुल सीधे लगते हैं। पर रसायन विज्ञान की दुनिया इतनी सीधी है नहीं। वही तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्या हो अगर रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में कोई ऐसी धातु मिले जिसे हथेली पर रखते ही वो बर्फ की तरह पिघल जाए, या पानी के संपर्क में आते ही कोई जोरदार धमाका हो जाए। और यहीं से रसायन विज्ञान असल में दिलचस्प होना शुरू होता है। मतलब विज्ञान के सामान्य नियम वहां तक तो ठीक है जब तक चीजें सामान्य व्यवहार करती हैं। सही कहा। लेकिन प्रकृति हमेशा एक तय खांचे में नहीं चलती। जो भी उम्मीदवार परीक्षाओं के लिए ऐसे ही सटीक और विश्लेषणात्मक अध्ययन सामग्री से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है कि जीके हब चैनल को सब्सक्राइब करना एक बहुत ही शानदार कदम हो सकता है। तो चलिए सीधे धातुओं के भौतिक गुणों से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आमतौर पर धातुएं आघातवर्ध्य यानी मेलिएबल होती हैं, जैसे सोने को पीटकर पन्नी बनाई जा सकती है, और वे तन्य यानी डक्टाइल होती हैं, जिनसे तार खींचे जा सकते हैं। हाँ, ये तो बेसिक नियम है। लेकिन नोट्स के अपवाद वाले हिस्से में पारा यानी मरकरी का जिक्र है, जो कमरे के तापमान पर पूरी तरह से द्रव अवस्था में रहता है। बिल्कुल, पारा एक बहुत बड़ा अपवाद है, और अपवादों की ये श्रृंखला यहीं खत्म नहीं होती। सोडियम और पोटेशियम धातुएं होने के बावजूद इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें मतलब पनीर के टुकड़े की तरह आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अरे हाँ, ये परीक्षाओं में बहुत पूछते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन धातुओं के परमाणुओं के बीच का जो धात्विक बंध होता है ना, मेटालिक बॉन्ड, बिल्कुल, वो बहुत कमजोर होता है। इस स्रोत सामग्री के पन्ने पलटते हुए एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। इसमें गैलियम और सीजियम के बारे में लिखा है कि ये हाथ की गर्मी से ही पिघल जाती हैं। मतलब एक धातु का गलनांक इतना कम कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें इन धातुओं के आंतरिक संरचना को देखना होगा। किसी भी धातु के परमाणु एक खास तरह के ढांचे में व्यवस्थित होते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। अच्छा, वो 3D वाला ढांचा। हाँ, इसे लेगो ब्लॉक्स से बने एक ढांचे की तरह समझा जा सकता है। कुछ धातुओं के लेगो ब्लॉक्स इतनी मजबूती से आपस में फंसे होते हैं कि उन्हें अलग करने के लिए भारी ऊर्जा या गर्मी की जरूरत होती है, जैसे लोहा। लेकिन गैलियम और सीजियम के क्रिस्टल लैटिस वाले लेगो ब्लॉक्स बहुत ढीले जुड़े होते हैं। जैसे ही इन्हें शरीर के तापमान यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस जितनी हल्की सी भी ऊष्मा मिलती है, वो लैटिस तुरंत टूट जाता है और धातु पिघलकर द्रव बन जाती है। लेगो वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। इससे चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि सिर्फ धातुएं ही नहीं, अधातुएं भी नियम तोड़ने में पीछे नहीं है। बिल्कुल। मतलब अधातुएं आमतौर पर भंगुर होती हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती और वे विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन आयोडीन एक अधातु होने के बावजूद चमकदार है। और कार्बन का रूप हीरा प्रकृति का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हाँ, और ग्रेफाइट विद्युत का बेहतरीन सुचालक है। और यहीं पर इन नोट्स का पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल यानी पहला MCQ सामने आता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? और इसका उत्तर है ब्रोमीन। पारा द्रव धातु है और ब्रोमीन द्रव अधातु। ये कंफ्यूजन बहुत लोग करते हैं एग्जाम में। बहुत ज्यादा। बच्चे अक्सर पारा टिक करके आ जाते हैं। इन सब अपवादों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब धातुओं के दिखने और महसूस होने के तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उनके रासायनिक गुणों की तरफ। हाँ, अगर हम रासायनिक गुणों पर गौर करें तो एक नियम हमेशा पढ़ाया जाता है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रहा था, रसायन विज्ञान में क्या कुछ डबल एजेंट्स भी मौजूद हैं जो जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेते हैं? रासायन विज्ञान में ऐसे डबल एजेंट बिल्कुल मौजूद है, और वैज्ञानिक भाषा में इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके सबसे क्लासिक उदाहरण है। परीक्षाओं में ये सीधे दूसरे MCQs के रूप में पूछा जाता है। लेकिन इन उभयधर्मी ऑक्साइड्स के काम करने का तंत्र, मतलब इनका मैकेनिज्म क्या है? ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कैसे कर लेते हैं? इसका मैकेनिज्म इनके आयनों की प्रकृति में छिपा है। मैं बताती हूँ। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी मजबूत अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है,
तो वो एक क्षार की तरह बर्ताव करता है और अम्ल को निष्क्रिय कर देता है। अच्छा, न्यूट्रलाइज कर देता है। एकदम। वहीं जब ये किसी मजबूत क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने होता है तो ये अपने अम्लीय गुण सक्रिय कर लेता है। यानी सामने वाले को देखकर अपना रंग बदल लिया। बिल्कुल। दोनों ही स्थितियों में प्रतिक्रिया के अंत में लवण यानी सॉल्ट और पानी बनता है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने की क्षमता ही इन्हें परीक्षकों का पसंदीदा विषय बनाती है। ये वाकई कमाल का मैकेनिज्म है। अच्छा, प्रतिक्रिया करने की गति पर भी नोट्स में कुछ बेहद रोचक तथ्य हैं। हाँ। भंडारण वाले। हाँ, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन और नमी को लेकर इतनी ज्यादा आक्रामक होती है कि हवा में आते ही उनमें आग लग जाती है। इसलिए उन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। सही बात है। लेकिन दूसरी ओर सफेद फास्फोरस एक अधातु है जो हवा में आती जल उठता है, लेकिन उसे मिट्टी के तेल में नहीं बल्कि पानी के अंदर रखा जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों? इसके पीछे का विज्ञान प्रतिक्रिया की शर्तों पर निर्भर करता है। सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ बहुत हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे ही वे पानी के संपर्क में आते हैं वे हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा करती है कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए उन्हें पानी में रखना तो विनाशकारी होगा। मतलब आग बुझाने वाले पानी में ही आग लग जाएगी। बिल्कुल। इसके उलट सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के प्रति तो बहुत संवेदनशील है, लेकिन पानी के साथ उसकी कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती। अच्छा, इसीलिए उसे पानी में डुबोकर हवा से दूर रखा जाता है। अगर कुछ धातुएं इतनी उग्र हैं कि पानी में धमाका कर दें और कुछ सोने जैसी धातुएं हजारों साल जमीन में दबे रहने के बाद भी शांत रहें, तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि धातुओं के बीच ताकत का एक स्पष्ट पदानुक्रम काम कर रहा है। बिल्कुल। और इसी ताकत के पदानुक्रम को सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, ये एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को उनकी प्रतिक्रिया करने की घटती क्षमता के आधार पर ऊपर से नीचे की ओर सजाया गया है। ये मुझे किसी म्यूजिकल चेयर्स के खेल या फिर कुश्ती के अखाड़े जैसा लगता है, जहां एक ज्यादा ताकतवर पहलवान आकर कमजोर पहलवान को उसकी जगह से उठाकर बाहर फेंक देता है और खुद उसकी जगह पर कब्जा कर लेता है। कुश्ती के अखाड़े की एनालॉजी विज्ञान की विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह समझाती है। श्रेणी में जो धातुएं ऊपर हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, वे बहुत ताकतवर और अत्यधिक क्रियाशील हैं। और नीचे वाली? नीचे की तरफ सोना और प्लैटिनम है जो लगभग निष्क्रिय या नोबल धातुएं हैं। लेकिन इस धातुओं की सूची में बीच में हाइड्रोजन बैठा हुआ है। हाइड्रोजन तो एक गैस है ना, अधातु है। फिर वो धातुओं के इस अखाड़े में क्या कर रहा है? यह एक बहुत ही तार्किक बिंदु है। हाइड्रोजन को इस श्रेणी में एक संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट के रूप में रखा गया है। रेफरेंस पॉइंट मतलब? ऐसा इसलिए क्योंकि रासायनिक रूप से हाइड्रोजन का व्यवहार कई जगह धातुओं से मिलता जुलता है। धातुओं की तरह हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ओहो। इस सूची में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे इतनी ताकतवर होती हैं कि तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जो धातुएं नीचे हैं जैसे तांबा या चांदी, वे ऐसा नहीं कर सकती। समझ आ गया। और इसी ताकत के खेल पर स्रोत सामग्री का तीसरा एमसीक्यू आधारित है। एक प्रयोग है जिसमें लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है। ये तो स्कूल में भी कराते हैं। हाँ, और कुछ देर बाद उस घोल का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। इसका मैकेनिज्म यही है कि सक्रियता श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर है। लोहा ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह कॉपर को सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल फेंकता है और खुद आयरन सल्फेट बना लेता है जो हरे रंग का होता है। यही सटीक रासायनिक प्रक्रिया है और इस पूरी श्रेणी को क्रमानुसार याद रखना बेहद जरूरी है। खैर, अब तक की चर्चा शुद्ध धातुओं की उनकी प्रयोगशाला वाली अवस्थाओं पर थी, लेकिन असल दुनिया में यानी पृथ्वी के गर्भ में धातुएं इतनी आसानी से और शुद्ध रूप में नहीं मिलती। हाँ, मिट्टी और चट्टानों में दबी होती है। वे मिट्टी, चट्टानों और अन्य तत्वों के साथ रासायनिक रूप से बंधी होती हैं, जिन्हें अयस्क या ओर्स कहते हैं। यहीं से धातु कर्म या मेटलर्जी का विज्ञान शुरू होता है। ये जमीन से अयस्क निकालने और उसमें से शुद्ध धातु प्राप्त करने की एक पूरी औद्योगिक प्रक्रिया है। अयस्क में जो अशुद्धियां मौजूद होती हैं जैसे रेत, मिट्टी या पत्थर, उन्हें वैज्ञानिक भाषा में गैंग कहा जाता है। गैंग। और इन गैंग अशुद्धियों को हटाने का तंत्र क्या है? मतलब इन्हें अलग कैसे करते हैं?
इन अशुद्धियों को धातु से अलग करना आसान नहीं होता, क्योंकि इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भट्टी में अयस्क के साथ बाहर से कुछ विशेष रसायन मिलाए जाते हैं, जिन्हें फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स? हाँ, फ्लक्स असल में गैंग के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके एक आसानी से पिघलने वाला पदार्थ बना लेता है, जिसे धातुमल या स्लैग कहते हैं। यह स्लैग पिघली हुई शुद्ध धातु के ऊपर तैरने लगता है और इसे आसानी से अलग कर लिया जाता है। अच्छा, ये तो कुछ गंदे पानी में फिटकरी घुमाने जैसा हुआ ना, जहां सारी गंदगी एक साथ जमा होकर अलग हो जाती है। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। अब इन अयस्कों की सूची में एक नाम बहुत ही दिलचस्प है, मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड। आयरन पायराइड्स को ये नाम क्यों मिला? ये हमारा चौथा एमसीक्यू भी है। यह नाम इसके बाहरी छलावे के कारण पड़ा है। आयरन पायराइड्स के क्रिस्टल देखने में पीले और चमकीले होते हैं, जो हूबहू असली सोने की तरह चमकते हैं। मतलब कोई भी धोखा खा जाए। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि खदानों में कई बार लोगों ने इसे सोने का खजाना समझ लिया था, लेकिन इसका परीक्षण बहुत आसान है। असली सोना आघातवर्ध्य होता है, अगर उस पर हथौड़ा मारा जाए तो वो चपटा हो जाएगा। लेकिन आयरन पायराइड्स भंगुर होता है, हथौड़ा मारते ही ये शीशे की तरह चूर चूर हो जाता है। यानी जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बिल्कुल। परीक्षाओं के नजरिए से अन्य महत्वपूर्ण अयस्कों की बात करें तो लोहे के अयस्कों में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक है, और सिडेराइट प्रमुख हैं। ये सब बहुत जरूरी हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में एक बहुत ही रोचक विज्ञान काम करता है। बॉक्साइट इसका मुख्य अयस्क है, जिससे पहले एल्यूमिना मिलता है। लेकिन एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालने की प्रक्रिया में एक रसायन क्रायोलाइट मिलाया जाता है। ऐसा क्यों? क्रायोलाइट का इस्तेमाल धातु कर्म की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, यानी ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। बाप रे, 2000 डिग्री? हाँ, इतनी भीषण गर्मी पैदा करना किसी भी कारखाने के लिए आर्थिक रूप से घाटे का सौदा है। जब इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है तो ये मिश्रण का गलनांक झटके से घटाकर 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले आता है। सीधा आधा? बिल्कुल। और मिश्रण की विद्युत चालकता भी बढ़ा देता है, जिससे प्रक्रिया बहुत सस्ती और आसान हो जाती है। हर औद्योगिक प्रक्रिया के पीछे का ये क्यों और कैसे समझना ही असली तैयारी है। इसके अलावा नोट्स में तांबे के अयस्कों में कॉपर पायराइड्स, क्यूप्राइट और मैलेकाइट शामिल हैं। जस्ते के लिए जिंक ब्लेंड और कैलामाइन है। और सीसे का सबसे मशहूर अयस्क गैलेना है। अयस्क निकारण की इस पूरी भारी भरकम प्रक्रिया के बाद न एक और बड़ी लड़ाई शुरू होती है। कारखानों में इतनी मेहनत और ऊर्जा खर्च करके धातु प्राप्त की जाती है, लेकिन प्रकृति उस धातु को वापस अपने मूल यौगिक रूप में ले जाना चाहती है, जिसे हम संक्षारण या क्रोजन कहते हैं। बिल्कुल सही। संक्षारण का सबसे आम रूप लोहे में जंग लगना है। यहाँ अक्सर मैंने देखा है एक बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। लोगों को लगता है कि जंग लगने का मतलब है लोहे का घिसकर कम होना, उसका वजन घट जाना। लेकिन क्या यह प्रक्रिया असल में एक सूखे स्पंज के पानी सोखकर भारी हो जाने जैसी नहीं है? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। जब लोहे में जंग लगता है तो कोई हिस्सा गायब नहीं होता, बल्कि लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन। हाँ, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जलायोजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्योंकि लोहे के ढांचे में अब ऑक्सीजन और पानी के अणु भी भारी संख्या में जुड़ गए हैं, इसलिए जंग लगने पर लोहे का कुल भार बढ़ जाता है। और ये परीक्षाओं में फंसाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय सवाल है। बच्चे अक्सर वजन घटता है पर टिक कर देते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अब सवाल उठता है कि इस संक्षारण से बचाव का तरीका क्या है? हम अपना सारा ढांचागत लोहा तो जंग को नहीं सौंप सकते। बचाव का सबसे प्रमाणित और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला तरीका गैल्वेनीकरण या यशद-लेपन है। ये स्रोत सामग्री का 5वां एमसीक्यू है। इसमें लोहे या स्टील की सतह पर पिघले हुए जस्ते यानी जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ एक क्यों है? परत चढ़ाने के लिए जस्ता ही क्यों? कोई और धातु क्यों नहीं? इसका जवाब हमें वापस उसी सक्रियता श्रेणी में मिलता है जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। अच्छा, वो केदारनाथ वाली लिस्ट। बिल्कुल। जस्ता उस सूची में लोहे से ऊपर आता है। इसका मतलब है कि जस्ता लोहे के मुकाबले ज्यादा क्रियाशील है। जब संक्षारण करने वाले तत्व हवा और नमी हमला करते हैं
तो जस्ता लोहे के लिए एक ढाल बन जाता है। वह लोहे से पहले खुद हवा से प्रतिक्रिया करके जिंक कार्बोनेट की एक मजबूत अभेद्य परत बना लेता है। एक तरह से देखा जाए तो जस्ता लोहे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। एकदम सही। इसे सैक्रिफिशियल एनोड या बलिदानी सुरक्षा भी कहते हैं। यह विज्ञान का एक बहुत ही शानदार रक्षा तंत्र है। इसे याद रखने के लिए नोट्स का सूत्र भी मजेदार है। जंग लगे तो वजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन पानी संग चढ़ेगा, लोहे को यदि बचाना भैया, जिंक की चादर गैल्वेनो पहनाना भैया। लेकिन संक्षारण से बचाने या धातुओं को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ बाहरी परत चढ़ाना ही हमेशा काफी नहीं होता। कभी कभी धातुओं के आंतरिक गुणधर्म ही बदलने पड़ते हैं। हमें धातुओं को आपस में मिलाकर एक सुपर टीम बनानी पड़ती है, जिन्हें मिश्र धातु या अलॉयज कहते हैं। मिश्र धातुएं विज्ञान का वो करिश्मा है जहां दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर उनका एक समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर तैयार किया जाता है। इसका मकसद मूल धातुओं की कमजोरियों को दूर करके उन्हें नया और ज्यादा उपयोगी रूप देना होता है। लेकिन इन मिश्र धातुओं के संसार में एक नाम ऐसा है जो इतिहास का सबसे बड़ा धोखा लगता है, जर्मन सिल्वर। अरे हाँ, मतलब नाम में सिल्वर सुन के लगता है कि इसमें चांदी होगी, लेकिन ये स्रोत सामग्री का छठा एमसीक्यू स्पष्ट करता है कि असल में जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा बिल्कुल 0% होती है। ये नामकरण का एक बड़ा छलावा है और परीक्षक इसका खूब फायदा उठाते हैं। जर्मन सिल्वर असल में तांबा, जस्ता और निकल का एक संयोजन है। इसमें निकल का क्या काम है? इसमें निकल ही इसे वो विशेष सफेद चमक देता है जो एकदम चांदी जैसी दिखती है। इसीलिए इसका उपयोग कृत्रिम आभूषणों और सजावटी बर्तनों में खूब होता है। इसके अलावा पीतल है जो तांबा और जस्ते का मिश्रण है। कांसा तांबा और टिन से बनता है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी स्टेनलेस स्टील की है। यह हमारे रसोई घरों से लेकर सर्जरी के उपकरणों तक में इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से लोहा होता है, जिसे जंग से बचाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है, और कुछ निकल होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा में यानी 0.1 से 1% कार्बन भी मिलाया जाता है। एक शुद्ध धातु में अधातु यानी कार्बन को मिलाने का क्या मैकेनिज्म है? ये मटेरियल साइंस का एक बहुत ही सूक्ष्म और खूबसूरत पहलू है। मैं समझाती हूँ। शुद्ध लोहे की बात करें तो उसका क्रिस्टल लैटिस ऐसा होता है कि परमाणुओं की परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती हैं, जिससे शुद्ध लोहा अपेक्षाकृत नरम होता है। और लोहे के परमाणुओं के बीच काफी खाली जगह होती हैं, जिन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अच्छा। कार्बन के परमाणु लोहे के परमाणु की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जब लोहे में कार्बन मिलाया जाता है तो कार्बन के छोटे परमाणु उन खाली जगहों में जाकर बिल्कुल वैसे ही फंस जाते हैं जैसे किसी गियर के दांतों के बीच कंकड़ फंस जाए। बाप रे, फिर तो वो गियर घूमेगा ही नहीं। बिल्कुल। इसके बाद लोहे की परतें एक दूसरे पर फिसल नहीं पाती और इसी के परिणाम स्वरूप स्टील को वह बेतहाशा कठोरता और मजबूती मिलती है। वाह, ये स्पष्टीकरण बहुत ही गहराई वाला था। एक और महत्वपूर्ण मिश्र धातु सोल्डर या टांका है, जो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। इसका गलनांक इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट बोर्ड पर तारों को जोड़ने के लिए ये एकदम आदर्श है। हाँ। आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने जिस तरह से चीजों को परत दर परत खोला है, उससे ये साफ हो जाता है कि विज्ञान को सिर्फ रटने से काम नहीं चलता। शुरुआत में हमने धातुओं की ताकत और चमक पर बात की थी और अधातुओं को भंगुर और कमजोर माना जाता है। लेकिन अंश, जैसे अभी हमने स्टेनलेस स्टील के मैकेनिज्म में देखा कि कार्बन, जो एक अधातु है, लोहे के बीच की खाली जगहों को भरकर उसे दुनिया के सबसे मजबूत स्टील्स में से एक बना देता है। हाँ। और वही कार्बन अकेले प्रकृति के सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरे का भी निर्माण करता है, जो ये साबित करता है कि किसी तत्व की असली क्षमता उसके सामान्य रूप से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य के मटेरियल साइंस की सबसे बड़ी क्रांतियां धातुओं में नहीं, बल्कि अधातुओं की उस छिपी हुई ताकत और उनके काम करने के मैकेनिज्म में ही छिपी हैं? ये सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अध्ययन में गहराई लाते रहें और विज्ञान के इन रहस्यों को डिकोड करते रहें।